आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग आरएस नेमिंग पढ़ रहे हैं और आरएस नेमिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या कर रखा है, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले फिशर फॉर्म में आरएस नेमिंग निकालना सीखा, उसके बाद हमने डैश वेज में आरएस नेमिंग निकालना सीखा और फिर कल की ही क्लास में हम लोगों ने मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक सिस्टम्स पर आरएस नेमिंग निकालना सीखा। और जो मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपका एडवांस स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में आरएस नेमिंग को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग आरएस नेमिंग निकालना सीखेंगे ब्रिज हेड कंपाउंड्स पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार ये ब्रिज हेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने वहां पर नेमिंग के टाइम पर आपको ब्रिज हेड कंपाउंड्स की नेमिंग समझाते समय बहुत अच्छे से समझाया है आखिरकार होते क्या हैं। ब्रिज हेड कंपाउंड्स में भी हम लोग स्पेशल कैटेगरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है हमारे पास नोर बोर्नेन सिस्टम। इसकी हम आज आरएस नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके एक इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमारे पास नोर बोर्नेन सिस्टम होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो जरा ध्यान समझना। हमारे पास कुछ इस तरीके से ये रिंग है और आप बहुत अच्छे से जानते हो यह एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है। क्लियर है इतना? अब अगर मैं क्या करूं, यहां पर जो दो एटम्स है हमारे पास, एक एटम यहां और एक एटम यहां, दोनों एटम्स को पकड़कर मैं यहां पर क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं कुछ इस तरीके से और एक कार्बन यहां पर आ रहा है। ठीक है, एक तो इसका स्ट्रक्चर ही हो गया। अब जिन एटम्स से आपने ज्वाइन किया है इन एटम्स को ही हम लोग नाम देते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, इसीलिए इन कंपाउंड्स को ब्रिज हेड कंपाउंड कहा जाता है। ब्रिज हेड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नोन एज ब्रिज हेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर मैं इस कंपाउंड का दूसरा स्ट्रक्चर समझाऊं आप लोगों को, इस स्ट्रक्चर के अलावा और भी स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ज्यादातर जो फेमस तरीका होता है वह कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, यही स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग देता हूँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6 और ये 7। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं ये आपके पास ब्रिज हेड कार्बन है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और यहाँ पर क्या जाएगा 7। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब जितने कार्बन एटम वहां पर है उतने ही यहाँ पर है और कहीं ना कहीं इसी स्ट्रक्चर का ये दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बॉन्ड की पोजीशन समझाऊं तो एक डायग्राम और बनाते हैं जहां पर मैं आपको बॉन्ड की पोजीशन समझाता हूं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो यह है आपके पास कुछ इस तरीके से है। अब हम बॉन्ड की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास बॉन्ड कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर भी बॉन्ड आपके पास इस तरीके से। तो आपके पास इस जगह सब जगह क्या लगा होगा, H और H हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। यहाँ पर H इस तरीके से, यहाँ पर H इस तरीके से, यहाँ पर फिर H, यहाँ पर फिर H। ये सारे एटम पे दिखा दिया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे H आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे H आ जाएगा। ये होता है हमारे पास नोर बोर्नेन सिस्टम। अब थोड़ा सा इस सिस्टम को अगर हम समझें तो मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू समझाना चाहता हूँ और मॉडल के थ्रू समझा के मैं थोड़ा इसको और एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि वहां पर हम आरएस नेमिंग निकालना बहुत अच्छे से सीख सके। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से आप देखने की कोशिश करना। अगर आप इस तरीके से देखोगे, मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, यहाँ पर जितने भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैक कार्बन आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये नीचे वाले दिखा रहे हैं, मतलब इन कार्बन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन कार्बन की बात कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 कार्बन ही हो गए और ऊपर वाला काला कार्बन जो है वो क्या, ये दर्शा रहा है, काला कलर जो है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आपको ये चीज फिट करनी है। जब आप ये चीज फिट करोगे, जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक कार्बन पर जो 2 बॉन्ड हैं, एक ऊपर की तरफ आ रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा फील करके देखो। अगर ये पीछे की तरफ है, मान लो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर लेता हूँ, अभी भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं एक्सो बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं एक्सो बॉन्ड और जो नीचे की तरफ जाता है इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं एंडो बॉन्ड।
तो हर जगह पर एक्सो एंडो बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब ये जितने भी एटम यहाँ पर ये वाले हैं उन सब जगह आपके पास क्या है, एक्सो और एंडो बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मॉडल को फिर से देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सो बॉन्ड, नीचे की तरफ आ रहा है एंडो बॉन्ड। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर कार्बन एटम को देखो इस जगह, अगर आप इस जगह कार्बन एटम को देखोगे, जरा ध्यान से देखना, तो आपको इस कार्बन एटम से जो ग्रुप आपको नजर आएगा वो आपकी तरफ नजर आएगा, और हमेशा ही इस कार्बन से जो ग्रुप लगा होता है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ही नजर आता है, कभी भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नजर नहीं आने वाला है। और वहीं पर ये वाला जो ग्रुप है वो हमेशा क्या आएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नजर आएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नजर आएगा। कहने का मतलब ये है, मॉडल को देखो, जब आप देखोगे इसको तो यहाँ पर इस कार्बन से ये जो बॉन्ड लगी है, देखो 3 बॉन्ड तो ये लगी हुई है, ये जो बॉन्ड लगी है ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और इस कार्बन पे जो उसके जस्ट इधर सामने की तरफ है तो उससे ये वाली बॉन्ड आपसे दूर जा रही है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है। बाद में ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक बॉन्ड आपकी तरफ नजर आ रही है और एक बॉन्ड आपसे दूर नजर आ रही है। मतलब कुछ हल्का सा आपने यहाँ से कुछ आइडिया इकट्ठा कर चुका है। अब मैं इसकी यहाँ पर एक डायग्राम और बनाना चाहता हूँ, और वो डायग्राम हमारी इसकी होगी डैश वेज रिप्रेजेंटेशन तरीके से, और वो जरूरी भी है क्योंकि हमें आरएस नेमिंग करनी है, और हमने आरएस नेमिंग फिशर और डैश वेज में ही सीखा है और किसी तरीके में नहीं सीखा है। तो देखो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं। जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं एक और, ठीक है। अब मैं इस जगह शुरू करता हूं। एक बॉन्ड तो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर को दर्शाने के लिए मैं किसका सहारा ले सकता हूं, वेज का, और नीचे की तरफ दर्शाने के लिए मैं किसका सहारा ले सकता हूं, डैश का। ऐसा ही पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर आएगा। ऊपर का तरफ दर्शाने वाला मैं ऐसे कर सकता हूं और नीचे की तरफ दर्शाने वाला मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मतलब इन बॉन्ड्स को हम लोग कुछ इस तरीके से हर इन वाले एटम्स पर दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और इस तरीके से। अब बात करते हैं इन दोनों पर। तो मैंने बोला इस कार्बन पर हमेशा बॉन्ड क्या आएगी, बाहर की तरफ नजर आएगी, तो आप इसको वेज बना दो। और इस वाले में कहां नजर आएगी, हमेशा अंदर की तरफ आएगी, तो इसमें डैश बना दो। इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इन पर समझ लेते हैं। मान लो आपको इस कार्बन पर आरएस नेमिंग बताया गया है। पहले तो मैं कार्बन को क्या कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं, इससे चीजें समझाना आसान हो जाएगी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7, टोटल आपके पास 7 कार्बन है। मान लो आपसे बोला जाए कार्बन नंबर 1 पे आपको आरएस नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन नंबर 1 की आरएस नेमिंग की। अगर आपको कार्बन नंबर 1 पे आरएस नेमिंग के लिए बोले तो आपको पूरा का पूरा तरीका किस तरीके से करना है, जो तरीका आप डैश वेज में करते हो। क्या आपको इसका पूरा डैश वेज फील आ रहा है क्या? तो जो तरीका आप डैश वेज के टाइम अपनाते हो आरएस नेमिंग के लिए, वो पूरा का पूरा तरीका यहां पर अप्लाई होगा आरएस नेमिंग के लिए। क्लियर है? तो अगर डैश पर आ जाए तो आपको 1 2 3 के लॉन्ग रोटेट करना है, तो DCR याद रखना है, डैश पर क्लॉकवाइज R। यदि वेज पर आ जाए तो R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। और यदि प्लेन में आ जाए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो पहले इवन चेंज करोगे, डैश पर लेके आओगे, फिर उसके अलॉन्ग रोटेशन करोगे। ये सारी बातें मैंने आपको डैश वेज के टाइम बहुत अच्छे से समझाई है। मतलब कार्बन नंबर 1 के साथ साथ और कौन कौन से कार्बन कवर हो जाएंगे, और कार्बन नंबर 3 भी कवर हो जाएगा, कार्बन नंबर 4 भी कवर हो जाएगा, और कार्बन नंबर 6 भी कवर हो जाएगा। जो कार्यक्रम आप कार्बन नंबर 1 में कर रहे हो वैसा ही सेम कार्यक्रम आपको कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 में करना है। तो हमारे पास ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब पहली बात हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारे पास कौन सी है? दूसरी बात हमारे पास कार्बन नंबर 2 से रिलेटेड है। अगर कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं अलग अलग केस ले रहा हूं सारे के सारे। अगर आपसे कार्बन नंबर 2 पे आरएस नेमिंग करने के लिए बोल रहा है तो उस समय कैसे करेंगे? तो आपको अच्छे से पता है, यदि आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर है, यदि आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर है, वेज ही है यहाँ पर,
अगर आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर की जगह एस हो जाएगा और एस की जगह आर हो जाएगा। हमें पता है जब वेज पर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको जस्ट उल्टा करते हैं। मान लो अगर आपके पास इस ही कार्बन पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर नहीं है, या तो इस बॉन्ड पे है या इस बॉन्ड पे है या इस बॉन्ड पे है, एक तरीके से प्लेन बॉन्ड आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर इन बॉन्ड्स पे है तो सबसे पहले आपको, अगर ऐसा केस नहीं है, मान लो आपके पास ये वाला केस नहीं है, तो आपको उस केस में फिर क्या करना है, E1 चेंज करना है और E1 चेंज करके किस में कन्वर्ट करना है, वेज में कन्वर्ट करना है और फिर वही बातें चलने वाली हैं। R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। इस बात को बहुत बहुत अच्छे से समझना है। हमने कल ऐसा बाइसाइक्लिक सिस्टम में देखा था, यदि कहीं पर वेज है, अगर हम उसको वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फाइनली हम आंसर भी इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि वेज का फंडा ही है कि वेज पे जब भी कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आता है तो हमेशा इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन, R का S होता है, S का R होता है। ये बात होगी हमारी कार्बन नंबर 2 से। अब हम तीसरी बात करते हैं, वो हमारी बात है कार्बन नंबर 5। जरा ध्यान से देखो, अगर आप कार्बन नंबर 5 पे आरएस नेमिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आंसर बहुत आसानी से आ सकता है। यदि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, डैश पर है, तो बस आपको क्या बात याद रखनी है, आपको DCR याद रखना है, जो कि पूरे डैश वेज में चलता आ रहा है। डैश पर क्लॉकवाइज तो आर आ जाएगा, मतलब यहां पर अगर डैश पर आता है कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो आप लोग 1 2 3 के लॉन्ग रोटेशन करोगे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो आर आ जाएगा। मान लो अगर वो डैश पर नहीं आ रहा, वो इन प्लेन पर जैसी बॉन्ड पर आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, E1 चेंज करना पड़ेगा, डैश पर लाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर वही रहेगा। यहां पर कोई इंटरचेंज नहीं होता इस वाले केस में, ठीक है। ये 3 केसेस आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, लेकिन कम से कम आइडिया तो ले लो। अब बात करते हैं हमारे पास कार्बन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। तो हमारे पास 4th पॉइंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बन नंबर 7 की बात। अगर हम कार्बन नंबर 7 पर आरएस नेमिंग कर रहे हैं तो आखिरकार किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको कार्बन नंबर 7 को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कार्बन नंबर 7 को समझाने के लिए हम यहाँ पर सहारा लेंगे फिशर फॉर्म का, हम यहाँ पर सहारा लेंगे फिशर फॉर्म का। हमें पता है फिशर फॉर्म हमारे पास ऐसे होती है इस तरीके से। अगर मैं इस कार्बन को, जो ये कार्बन आपको दिख रहा है कार्बन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन नंबर 7। अगर इस कार्बन पे आपको ये दर्शाना जाए इसकी फिशर फॉर्म, तो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि हमें फिशर में आरएस नेमिंग निकालनी आती है। तो देखो कैसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप ऊपर से आ रहे हो, ऊपर की तरफ से, और ऊपर की तरफ से आकर इस पे पूरा बैठ चुके हो, तो बैठने से ये पूरा दब जाएगा, तो कार्बन नंबर 5 ऊपर की तरफ चल जाएगा और कार्बन नंबर 2 नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? मैं इनको एक बार नाम भी कर देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, ग्रुप ऑफ एटम्स को समझाने के लिए। मान लो मैं इसको A करता हूँ, इसको मैं B करता हूँ, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 को C करता हूँ और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 को D करता हूँ। तो देखो जब ऊपर से आप आओगे और बैठोगे, तो आप जब ऊपर से आ रहे होगे तो यहाँ पर ये आपके क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। अरे फील आ रहा है क्या? ये आपके, जब आप ऊपर की तरफ से आओगे तो ये आपके क्या आएगा, आप फील करो, जब आप ऊपर की तरफ से आओगे तो ये आपके क्या जाएगा, राइट आ जाएगा ये वाला, और ये आपके क्या जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। तो अगर राइट लेफ्ट आ जाएगा तो यहां पर हम क्या दर्शाएंगे, यहां पर हम A दर्शा देंगे, यहां पर हम V दर्शा देंगे, और जब आप इस पर आकर बैठ जाओगे तो ये वाला आ जाएगा C और यहां आ जाएगा D। ये आपके पास एक फिशर फॉर्म बन जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही क्या? ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसको बात को समझो। देखो मैं इसको मॉडल से समझाता हूँ बहुत अच्छे से। अगर मैं इसको मॉडल से समझाऊंगा तो इस तरीके से है, आप आ रहे हो ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से आ रहे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ से आ रहे हो, तो जब आओगे यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं चेंज, ठीक है, या आपके सामने ही कर देता हूं इसको, तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है ना, क्योंकि इमेजिन हमें ऐसे ही करना है। ये हमारे पास इस तरीके से है, यही तो बना है। जब आप ऊपर की तरफ से आ रहे हो तो ये आपके राइट हो जाएगा और ये आपके लेफ्ट हो जाएगा,
ये आपके राइट, ये आपके लेफ्ट। तो जो ये वाला है वो ये था बी वाला, इसको मैंने राइट पे दर्शा दिया, और जो ये वाला है वो ए वाला है, इसको मैंने यहाँ दर्शा दिया। और जब आप ऊपर आके बैठोगे, लो बैठना शुरू करो, जब आप ऊपर से आके बैठना शुरू कर रहे हो तो देखो ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला कार्बन नीचे की तरफ आ रहा है। तो यही, इस बात को अगर आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इमेजिनेशन पावर है। मैं बोलता हूँ हिस्टोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक जगह दिक्कत हो सकती है, वो यही दिक्कत है कि जहां पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ऊपर से आओगे तो ये आपको राइट दिखेगा, आओगे, और ये आपको लेफ्ट दिखेगा, और वहीं पर जब आप इसको पूरा प्रेस कर दोगे तो ये जो बॉन्ड होगी, ये वाली बॉन्ड, ये ऊपर की तरफ फिसलती जाएगी और ये वाली बॉन्ड नीचे की तरफ फिसलती जाएगी। अगर आप इतनी बात समझ चुके हो तो अब आपका कोई भी सवाल नोर बॉन्डिंग सिस्टम में कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस, उनको देखते हैं, जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम लोगों ने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है अबाउट ब्रिज हेड कंपाउंड्स। अभी आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, कहने को 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पर अप्लाई हो जाएंगे जो मैंने आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक बार दिमाग में लेके आ जाओ, फिक्स कर लो कि आखिरकार किस तरीके का होता है नोर बॉन्डेन सिस्टम, जहां पर 4 बॉन्ड्स पे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डैश वेज की तरह सारी चीजें होती हैं। 2 कार्बन होते हैं, उसमें आपके पास फिक्स्ड होता है कि एक पोजीशन बाहर की तरफ आया, एक अंदर की तरफ जाएगा, और जो सबसे टॉप पर ऊपर वाला है इस तरीके से होता है, और ऊपर वाला है, उस ऊपर वाले को फिशर फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस इतनी बातें आपसे मांगता है इसमें आरएस नेमिंग करने के लिए। आपके पास पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे ये बोला गया है कि 1 और 4 पोजीशन पे आरएस नेमिंग निकालनी है। अब बहुत ध्यान से आप सुनना, मैं एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से कराने वाला हूं, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। मैं सबसे पहले कार्बन नंबर 1 पे बताने वाला हूं कि आखिरकार कार्बन नंबर 1 पे कौन सी आएगी। तो जरा ध्यान से देखना, आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। सबसे पहले काम होता है प्रायोरिटी देना। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपके पास नंबर 4 प्रायोरिटी। उसके बाद आप आगे मूव करो तो यहां पर कार्बन पे ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन से कार्बन है और यहां पे कार्बन से कार्बन है। तो आप इसको दे दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी। इन दोनों में बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक ही से जुड़ा है, तो हम इसको बोल देंगे सेकंड और इसको बोल देंगे थर्ड। क्या आपको पहले प्रायोरिटी देनी आ चुकी है? फिर से सुन लो, ये नंबर 1 क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन आ चुका है, हायर एटॉमिक नंबर। फिर नंबर 2 ये क्योंकि ये कार्बन से फर्दर 2 कार्बन यहाँ से जुड़े थे, यहाँ पर एक ही जुड़ा था, और ये 3 और ये 4। अब आपके पास देखो डैश पर 4 है, तो याद करो हमें एक पॉइंट पता है DCR। तो ठीक है, पहले एक बार मूव करते हैं। 4th को भूलकर 1 2 3 करूंगा, अगर आप मूव करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता तो R, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो S। और कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो हम इसको लिखेंगे 1S। ये दिखाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कहां पर S कहां पर R। इस वाले की बात करते हैं, इस जगह पर तो हम दूसरा यूज कर लेते हैं कलर। इस वाले पे आप करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाली 4th प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो, ये तो 4 नंबर कार्बन आपको नंबरिंग करके बता दी। ठीक है, ये 4th प्रायोरिटी हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है तो ये आपके पास नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन होगा यहाँ पर। ये वाली नंबर 2 प्रायोरिटी हो जाएगी, ये वाली नंबर 3 प्रायोरिटी हो जाएगी। अब वही 1 2 3 कॉलम मूव करोगे तो होना चाहिए था S, लेकिन आंसर क्या जाएगा R, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, वेज पे, और जब भी वेज पर होता है तो आंसर को जस्ट रिवर्स करना पड़ता है। S की जगह क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 1S 4R। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत आराम से इत्मीनान से देखो। इस क्वेश्चन को जो दिया था वो ऐसे दिया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से बहुत अच्छा डार्क किया था, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट में एक बात समझाता हूँ मैं, यहाँ पर, है ना, यहीं पर समझा देता हूँ। इस चीज को आप नोट में लिख लेना कि आपके पास यदि कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिया हो इस तरीके का, और इस तरीके से आपको बहुत ही डार्क दिया हो, तो इस ही स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। यहां पर H बाहर की तरफ आ रहा है
और यहाँ पर H अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब इस ही के लिखने का तरीका ये होता है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर और अच्छे समझाऊं तो ये जो 3 है आपके पास बॉन्ड, ये आपके चेहरे की तरफ आ रही है, और जो पीछे की तरफ बॉन्ड है वो आपके चेहरे से दूर जा रही हैं, बस ऐसे समझने के लिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या समझ जाऊँगा, मैं ये समझ जाऊँगा यहाँ पर आपके पास जो लगा है वह H इस तरीके से लगा है, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से लगा है। तो इस कार्बन पर हमें RS नेमिंग करनी है, मैं एक कार्बन पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो RS नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, बताओ। ये तो नंबर 4 हो जाएगा, पक्की बात है, नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इस जगह ये नंबर 3 हो जाएगा। आसान है बहुत, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। अब जब आप ऐसा हो जाएगा तो 4th को भूलकर 1 2 3 का लॉन्ग मूव करो, क्या हो जाएगा S। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा S। इस जगह आप अब खुद निकाल सकते हो, जस्ट ऊपर वाले की तरह, बहुत इजी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मानिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, दिमाग लगाते हैं, कैसे होगा देखो। सबसे पहले आपके पास इस कार्बन की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, नंबर 4। अब फिर आगे करते हैं मूव। जब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास नंबर 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको करने के बाद वही 1 2 3 का लॉन्ग मूव करना है। 1 2 3 का लॉन्ग मूव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास S, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इस जगह देखते हैं, इस वाली जगह पर ये नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 3 हो जाएगा। 1 2 3 का लॉन्ग मूव करेंगे, होना चाहिए था S, लेकिन आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, R, क्योंकि जो वेज पे होता है उसको जस्ट क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। बोलिए, चीज़ें बहुत आसान हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस जब करते हो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक एक बात को ध्यान में रखकर। इन्हीं चीज़ों को अगर आप एक प्रॉपर टाइम के बाद रिवाइज नहीं करोगे तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत टिपिकल पार्ट साबित होंगी। इसलिए मेरा मानना ये है, एक बार जब मैं हिस्टोकेमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आपको फिर पूरा कंप्लीट हिस्टोकेमिस्ट्री रिवाइज करना है, साथ साथ करना है, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पर इमेजिन करवा रहा हूँ वो इमेजिन एक समय तक ही याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो उस भूलने से पहले आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा देखो, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो इसको हम बोलते हैं नोर बोर्ननीन। डबल बॉन्ड आ चुका है, सिस्टम, नोर बोर्ननीन सिस्टम। ये सिस्टम कैसे थे हमारे पास, नोर बोर्नेन सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो इसी को ONE, नोर बोर्नेनॉन सिस्टम, तो इसी की तरीके की इन्हीं की फैमिली है जो हम बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इस वाले कार्बन पर। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा नंबर 4 सबसे पहले। फिर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। फिर वही 1 2 3 का लूँगा, अगर आप मूव करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा S, एंटी क्लॉकवाइज है। इस जगह देखते हैं, इस वाली जगह क्या होगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये तो नंबर 4 था ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से मूव करोगे तो यहाँ पर आपके पास S आना चाहिए था, लेकिन S नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, R आएगा। बस इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एक बार फिर अपने आप एक पेज पर लिखिए इन सवालों को, उन सवालों को लिखने के बाद फिर से एक बार ट्राई कीजिए। साथ साथ आपको मैं इतने कम लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हिस्टोकेमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है, बहुत टिपिकल पार्ट है, समझ में ही नहीं आता। अगर हम बहुत सारे लेक्चर एक बार स्टार्ट कर देंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, टाइम भी कम दे पाओगे। तो मैं भी चाहता हूँ आप इन चीज़ों पर टाइम दो, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, और अगर आप एक क्वेश्चन फिक्स्ड करके चलते हो हिस्टोकेमिस्ट्री से तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस ही होने वाला, माइनस तो होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा नोर बोर्नेन सिस्टम। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहले उसको समझते हैं क्या है और फिर ये देखते हैं उसमें हम RS नेमिंग किस तरीके से करने वाले हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कि आखिरकार किस तरीके से चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हम लोग RS नेमिंग देंगे। देखो, सबसे पहले एक बात, जो लोग पहली बार हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोग जब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ोगे तो उस समय आपको मैं समझाऊंगा साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म किस तरीके से होती है। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनको आइडिया है, तो उनको ये चीज़ समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
तो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो शायद से एडवांस वाला मैं पहले ही लेके आ जा रहा हूँ, लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। देखो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो होता है, आपने इसका सबसे आसान रूप ये देखा होगा, है ना, H H H H, इस तरीके से देखा होगा। लेकिन जब मैं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर हमारे पास चेयर फॉर्म इस तरीके से बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन की। अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की जो ऐसी ही दिखती है, चेयर की तरह दिखती है। ठीक है, आप यहाँ पर पैर रखकर और यहाँ पर अपनी पीठ रखकर सो सकते हो आराम से। तो इस तरीके से होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। अब यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड बताऊँ तो देखो यहाँ पर दो तरह की बॉन्ड होती हैं। एक तो यहाँ पर इस तरीके की बॉन्ड है, ठीक है, इन बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, जिनको मैं ए से दर्शा रहा हूं। तो ए स्टैंड फॉर एक्सियल बॉन्ड, और इनका नेचर कैसा होता है, अप भी होता है और डाउन भी होता है। ये वाले एक्सियल में क्या है, अप है, ये वाले एक्सियल में क्या है, अप है, ये वाले एक्सियल में क्या है, अप है, ये वाले एक्सियल में क्या है, डाउन है, ये वाले एक्सेल में क्या है, डाउन है, ये वाले एक्सेल में क्या है, डाउन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड समझाऊँ, दूसरी बॉन्ड होती है इक्वेटोरियल जो कि पैरेलल होती है। अगर आपके पास कुछ एक तो इस तरीके से इस बॉन्ड के साथ पैरेलल है, इस बॉन्ड के साथ इस तरीके से पैरेलल है, तो ये होती है इक्वेटोरियल। ऐसे ही यहाँ पर इस बॉन्ड के साथ ये वाला पैरेलल है, इस बॉन्ड के साथ ये पैरेलल है, इस बॉन्ड के साथ ये पैरेलल है, और इस बॉन्ड के साथ ये पैरेलल है। इस तरीके से जो मैं ये बॉन्ड दर्शा रहा हूँ ये होती हैं आपके पास इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर जो ई है, ई स्टैंड फॉर क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। सबसे पहली बात तो आपको समझने वाली यही है कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, जहां पर दो तरह की बॉन्ड्स होती हैं, एक एक्सियल बॉन्ड होती है, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होती है। एक्सियल में भी दो नेचर होते हैं, अप बॉन्ड और डाउन बॉन्ड। ठीक है, अब इसका मुझे एक और रूप समझना है जिससे मैं अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आरएस नेमिंग को एक्सप्लेन करूंगा। तो जरा ध्यान से चीजों को समझना। सबसे पहले मैं फिर से यहां पर क्या कर लेता हूं, इस तरीके से चेयर फॉर्म बना लेता हूं। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है। अब आप सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड को देखो, ये वाली बॉन्ड अप है, तो इस अप को क्या मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, इससे। बिल्कुल सर, बात समझ आ रही है। ऐसे ही ये वाली एक्सियल है, क्या इसको मैं डाउन से इस तरीके से डैश से समझा सकता हूं। आप जो अप है, अप को समझाने के लिए आप वेज का सहारा लो, और डाउन को समझाने के लिए आप डैश का सहारा लो। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है, अप है, देखो बगल में क्या लिखा है, अप। यहाँ पर क्या है आपके पास, डाउन है। इस वाली जगह भी आपके पास क्या है, अप है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, डाउन है। सबसे पहले मैं इस तरीके से सारी एक्सियल बॉन्ड को समझा सकता हूँ। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की। देखो अगर मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड को समझाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है, तो ये वेज है, तो यहाँ पर डैश लगा दो। जरा ध्यान से देखो, ये बॉन्ड पूरी नीचे की तरफ नहीं जा रही, ये एक सॉहर्स प्रोजेक्शन है, और सॉहर्स प्रोजेक्शन में एक ही बॉन्ड को अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन दिखा सकते हो, बाकी बॉन्ड को प्लेन में समझाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को इक्वेटोरियल को ऐसे ही रहने देंगे। तो आप यहां से ये पॉइंट समझो, इस पॉइंट को समझो कि जो हमारे पास चेयर फॉर्म होती है उसमें हम एक्सियल बॉन्ड को ही अप या डाउन, मतलब डैश या वेज की हेल्प से समझा पाएंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड को वैसे के वैसा ही रखना है, इस बात को आपको अभी मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आरएस नेमिंग सिखा रहा हूं। अगर आप यही बात अभी नहीं मानोगे तो आप आरएस नेमिंग भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को करता हूं तो बताइए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। इसकी बात करता हूं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऐसा। ये आपको पिक्चर अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले हम लोग अपनी जिंदगी में ये जानते थे, फिर हम लोगों ने थोड़े से बड़े हुए, बीएससी में आप लोगों ने पहली बार चेयर फॉर्म देखा होगा। जो एमएससी वाले हैं उनकी तो पूरी जिंदगी इसी में बीतती है। रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया या फिर कोई भी टॉपिक हो गया, हमेशा चेयर फॉर्म में ही कार्यक्रम ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जब हम लोग बहुत डिटेल चीजें पढ़ेंगे। अभी ये वाली चीज देख लो आप, ये वाला फंडा देखो, ये बात समझ में आ रही है। तो
इस बात से ही अब हम RS नेमिंग निकाल पाएंगे। अब ध्यान से समझना कैसे। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं और इस कार्बन पे मुझे RS नेमिंग निकालना है, तो अगर आपके पास फोर्थ वाला ग्रुप यहां पर आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, S की जगह R हो जाएगा और R की जगह S हो जाएगा। क्यों, वही वाला पॉइंट, वेज पर अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आता है तो आंसर हमारा रिवर्स हो जाता है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस पर आपके पास डैश आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है इस पर, तो आपका आंसर वही रहेगा, DCR याद रखना है, डैश पर क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब इस कार्बन पे आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इन तीनों बॉन्ड में किसी एक पे हो। मतलब अगर आप इस कार्बन की बात कर रहे हो और इस कार्बन पे आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी हो जाए, आपके पास जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ हो, 1 मान लो यहाँ, 2 मान लो यहाँ और 3 मान लो यहाँ। अब इस बार दिक्कत हो जाएगी, अगर ये फोर्थ यहाँ होता तब तो हम आंसर निकाल के उल्टा कर देते, लेकिन फोर्थ इस बार प्लेन वाले में आ रहा है एक तरीके से, तो सबसे पहले हमें इसमें E1 इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब देखो E1 इंटरचेंज करना ही तो सीख रहे हैं हम तब से, बहुत सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे उसमें ऐसे ही कुछ फंडा हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको वेज पर फोर्थ वाला भेजना पड़ेगा, लो फोर्थ भेज दिया तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर आपको 3 और 1 का इंटरचेंज भी करना है, क्योंकि हमेशा जो इंटरचेंज होता है वो E1 ही रखने की कोशिश करते हैं जिससे कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहे, चेंज ना हो। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा एक और, तो जिससे आपका ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। आप इन दोनों ही केसेस में बताओ किस तरीके से हम लोग RS नेमिंग करने वाले हैं। जल्दी से टाइम लो, एक बार सबसे पहले खुद ट्राई करो और फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस तरीके से किया आप लोगों ने, देखो चेक करना। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, CH3 यहां पर इस तरीके से है, तो आपके पास यहां पर H है और इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके से, है ना, इस वाले डायग्राम की तरह समझ सकते हो। अब अगर आप इसमें करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, बताओ प्रायोरिटी किस तरीके से दोगे। यहां पर ये आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी आ जाएगी, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, ये सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी और ये थर्ड प्रायोरिटी आ जाएगी। अब सबसे पहले आप देखो, जब आप उस कार्बन पर कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको बाहर थोड़ा सा बना लो। जब आप बाहर बनाओगे तो बाहर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, इस तरीके का, ठीक है। तो आप यहां देखो, चेंज करना पड़ेगा, फोर्थ वाले को इस पे भेजना पड़ेगा पहले। तो जब आप फोर्थ को यहां भेजोगे तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास, या फिर आप ऐसे ही बना लो अगर आपको समझना है अच्छे से, इस तरीके का। अगर फोर्थ को आप वहां भेज रहे हो तो यहां क्या जाएगा, थर्ड, और फिर 1 और 2 में इंटरचेंज हो जाएगा तो 2 और 1। इस तरीके से सबसे पहले करना पड़ेगा आपको। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि हमें सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर लाना है, क्योंकि तभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे सारे के सारे। जब आप ऐसा कर लोगे तो फोर्थ को भूल जाओ, 1 2 3 के लोग करो, तो यहां पर कैसा रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। S आना चाहिए था लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, R। यहां पर S आना चाहिए था लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, R। तो सबसे पहले आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में आप इस CH3 को कुछ ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से, बोलिए। और यहां पर अगर ऐसे बना लिया तो यहां पर आपके पास क्या है, H। वही नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कैसे दोगे, सबसे पहले नंबर 1 तो ये आ जाएगा आपके पास, नंबर 2 ये आ जाएगा आपके पास, नंबर 3 ये आ जाएगा और नंबर 4 ये आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको देखो ध्यान से, इस तरीके का डैश है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है। अब इसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा और फोर्थ वाले को कहाँ लाना पड़ेगा, फोर्थ वाले को डैश पर लाना पड़ेगा। जब आप फोर्थ वाले को डैश पर लाओगे तो ये 4 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, इसमें भी इंटरचेंज करोगे तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, ठीक है। अब रोटेशन करो फोर्थ वाले को भूलकर, तो 1 2 3 के लोग अगर आप रोटेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा और आंसर आपका R ही रहेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है। बस जो भी दिमाग लगाना था
बताना था, सब मैंने समझा दिया आपको इसी में एकदम अच्छे से। और कुछ नहीं है यार, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। अब आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ों में उतना आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। क्लियर सा फंडा है, सबसे पहले डैश बैच को बहुत अच्छा करो, उसके बाद मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक सिस्टम्स को अच्छा करो, उसके बाद जो मैंने आज नोर बोर्डनेस सिस्टम समझाया उसको अच्छा करो, और फिर लास्ट में इसको अच्छा करने के बाद आपका डैश बैच से रिलेटेड सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जिसकी अभी भी कंफ्यूजन है टेंशन मत लो, एक असाइनमेंट आज में आ जाएगा आपके पास, तो आप उसको सॉल्व करना और उसके असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा। ठीक है।